पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि हमारा सेकेंड बुक है। ठीक है, इसका आज हम लोग सीरीज चालू करने जा रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 1 में पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे बात करेंगे कि कांग्रेस का क्या दो गोल था और क्या 3 मेन चैलेंजेस थे इंडिपेंडेंस के बाद। हे गाइस, दिस इज रोशन एंड आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग चैप्टर 1 चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले शुरू में ही दिखेगा ऑन द मिड नाइट ऑफ 14 to 15 अगस्त 1947। ठीक है, 14 तारीख और 15 तारीख का जो रात होता है, यानी कि मान लीजिए आज 14 तारीख है। ठीक है, और आज का जो रात था, ठीक है, इसी रात के बीच में दो कंट्री को क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलता है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट पीएम है फ्री इंडिया के, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो एड्रेस करते हैं एक स्पीच, कहाँ पे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। और ये स्पीच ही बार बार बोर्ड में आपसे पूछा गया है 1 मार्क्स में कि उस स्पीच का क्या नाम था। और दिस वाज द फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू मेक अ सीक्रेट डील विद समथिंग दैट इज डेस्टिन फॉर, यानी कि एक ऐसा डील, ठीक है, जो कि पहले से क्या है, डेस्टिन्ड है, उसका डेस्टिनेशन फिक्स है। तो उसी स्पीच को हम एड्रेस किए थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं व्हाट वर द टू गोल्स ऑफ कांग्रेस, या बोल सकते हो जवाहरलाल नेहरू का मेन दो इंपॉर्टेंट गोल। अब बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा था। सबसे पहले जो कंट्री रन होगा, ठीक है, अब तो आज़ादी मिल गई, अब जो कंट्री रन होगा वो किस बेसिस पे होगा, डेमोक्रेटिक बेसिस पे। ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। और सेकेंड, जो गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, दे विल रन फॉर गुड ऑफ ऑल, वो सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए अच्छे काम को लिए करेंगे, न ही किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। ये एक बार फिल इन द ब्लैंक्स सिंपल पेपर में दिया हुआ था, व्हाट केम विद द पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन के साथ क्या आया था, तो पार्टीशन के साथ फ्रीडम आया था, या बोल सकते हो इंडिपेंडेंट मिला था दो कंट्री को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो येलो कलर में अंडरलाइन किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में सिंपल पेपर में दिया हुआ था लास्ट ईयर, इट वाज द ईयर ऑफ, ठीक है, यानी कि ईयर 1947 कैसा ईयर था। ठीक है, तो इट वाज द ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों चीज में आपसे किसी भी चीज फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, तो इस लाइन को आप लोग 100% याद रखिएगा। अब बात करते हैं टू नेशन थ्योरी। व्हाट वाज द टू नेशन थ्योरी, ठीक है, और इसको कौन लाया था। तो ये जो टू नेशन थ्योरी है, ठीक है, इसको मुस्लिम लीग क्या किया था, एडवोकेट किया था। तो देखते हैं। सो मुस्लिम लीग एडवांस द टू नेशन थ्योरी सेइंग दैट इंडिया इज अ नेशन ऑफ टू पीपल नॉट वन पीपल। मुस्लिम लीग का कहना था कि इंडिया जो है कंट्री है दो पीपल का, ना ही एक पीपल का। वो दो पीपल कौन कौन है, हिंदूज और मुस्लिम। एंड दे ऑल्सो डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम, और इसी चीज को टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में बहुत बार ये रिपीट हुआ है। आप कह सकते हैं कि 2012 से लेके 2020 के बीच में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को अच्छा से कंटेंट पता रहना चाहिए कि क्या लिखना है। तो 3 चैलेंज क्या था। पहला चैलेंज था कि हमारे कंट्री को यूनाइट करना है, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, यानी कि एक ऐसे कंट्री को यूनाइट करना है जो कि पूरा की पूरा डाइवर्स है। ठीक है, सिर्फ डाइवर्स सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर इंडिया को क्या था, पहला चैलेंज था कि कंट्री को यूनाइट किया जाए। और कैसे किया गया, सबसे पहले इमोशनल लेवल पे देखा गया। ठीक है, वेयर अटेंशन वाज टू बी पेड टू द लोएस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी, कि कहीं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। दूसरा देखते हैं फिजिकल लेवल पे, वेयर ऑल द सिटीजन्स वेर इक्वल बिफोर द लॉ एंड वेर प्रोवाइडेड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि हर एक पीपल, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो सब दे ऑल आर द इक्वल बिफोर द लॉ, एंड उन सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे क्या था, वेयर द इंटायर सोसाइटी हैड टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ डाइवर्स इथनिक, यानी कि हर एक सोसाइटी को, हर एक डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को समझना है नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ अदर इथनिक ग्रुप। सेकेंड चैलेंज, बोर्ड में आप लोग से अगर चैलेंज पूछेगा फर्स्ट चैलेंज क्या था, तो फर्स्ट चैलेंज था यूनाइट करना, सेकेंड चैलेंज था डेमोक्रेसी बिल्ड करना, और थर्ड चैलेंज था सबका वेलबिंग करना।
तो आप लोग एकदम बिल्कुल ये सीरीज में है, ये नहीं कि आप पहला चैलेंज में लिख दीजिएगा टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, तो आपको बिल्कुल गलत कर दिया जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल एकदम सीरीज में चलेगा। फर्स्ट चैलेंज था यूनाइट करना, सेकंड डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, और थर्ड वेलबिंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। तो सेकंड चैलेंज देखते हैं, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। इंडिया में अब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया। इंडिया ने अडॉप्ट किया क्या, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, कैसे डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया, रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट करते हैं पीपल को, और वो हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली में वर्क करते हैं। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देखे, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया और सिटीजन्स को राइट दिया गया, 2 राइट। ठीक है, एक तो राइट टू वोट और दूसरा फंडामेंटल राइट्स, और आपको पता है टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। और लास्टली यही सारा चीज, ठीक है, जो राइट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, ये सारे चीज इंश्योर किया क्या, अ पॉलिटिकल कंपटीशन, अ टफ कंपटीशन, अ हेल्दी कंपटीशन विद इन द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और अब देख लेते हैं लास्ट चैलेंज, जो कि थर्ड चैलेंज था, टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड द वेलबिंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, यानी कि पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट और वेलबिंग करना है, ना ही किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। तो इसमें क्या था, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आपको बताना है कि राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल के अंदर आता है, आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। एंड द स्पेशल राइट्स वर ग्रांटेड टू द बैकवर्ड क्लासेस, कल्चरल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी कि जो छोटे छोटे ग्रुप थे, ठीक है, माइनॉरिटीज थे और बैकवर्ड क्लास थे, उनको राइट टू इक्वालिटी दिया गया और स्पेशल राइट्स भी दिया गया। और साथ ही साथ देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर डीपीएसपी। ठीक है, आप लोग लास्ट ईयर डीपीएसपी पढ़े हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू अचीव द गोल ऑफ पब्लिक वेलफेयर, यानी कि स्टेट को पावर दिया गया कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये मेजर 3 चैलेंज था इंडिया फेस किया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, इंडिया कितने स्टैम्प्स को इशू किया था टू मार्क द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि पहले गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए कितने स्टैम्प्स को इशू किया गया था। तो 3 स्टैम्प्स को इशू किया गया था, ये देखिए आप लोग। ठीक है, आपके बुक में भी है, अगर सिंपली लिख देते तो शायद आप बोलते कहाँ से है, तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि 3 स्टैम्प्स को इशू किया गया था टू मार्क द फर्स्ट रिपब्लिक डे। सो गाइज, अगर आपको अभी भी कहीं भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछे। और हाँ, अगर पीडीएफ पढ़ने वक्त कभी भी कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।